हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, मैंने इसमें 30 क्वेश्चन को लिया है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और हिंदी को पूरी तरीके से कवर करेगा आज का यह वीडियो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, वर्णमाला है। अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन ए कह रहा है वर्णों का समूह, बी कह रहा है वाक्यों का समूह, सी कह रहा है शब्दों का समूह और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो अगर दोस्तों वर्णमाला की बात हो रही है तो वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्णों का समूह है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों हम वर्ण की बात करें तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर होता है और व्यंजन होता है। वर्ण क्या है? वर्ण वो हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में 52 वर्ण है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम स्वरों की बात करें तो स्वर की संख्या होती है 11 और व्यंजन की अगर हम बात करें तो व्यंजन की संख्या होती है 33। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है शब्द भंडार का द्योतक है। द्योतक का क्या अर्थ होता है? दोस्तों वो भी जानना जरूरी है। द्योतक का अर्थ होता है किसी चीज को प्रकट करना या फिर अभिव्यक्त करना। तो यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है भाषा विकास का, बी कह रहा है शारीरिक विकास का और सी कह रहा है मानसिक विकास का और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शब्द भंडार का द्योतक जो होता है वह होता है भाषा विकास का। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है मौखिक भाषा की अंतिम इकाई है। ऑप्शन है वर्ण, ध्वनि, वचन, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों मौखिक भाषा की अंतिम इकाई जो होती है वह होती है आपकी ध्वनि। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा है? आपके ऑप्शन है बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों हिंदी की उपभाषा की बात हो रही है तो यहाँ पर बिहारी हिंदी भी हिंदी की उपभाषा है, पूर्वी हिंदी भी है और राजस्थानी हिंदी भी है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आपके ऑप्शन है वर्ण, शब्द, वाक्य या शब्द भंडार। तो दोस्तों रचना की दृष्टि से अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई को देखा जाए तो वह होती है वर्ण। अगर हम वर्ण की संख्या की बात करें तो वर्ण की संख्या होती है 52। ये आपको ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कह रहा है लिपि है। लिपि क्या है? वर्णों की व्यवस्था है या वाक्यों की व्यवस्था है या फिर शब्दों की व्यवस्था है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें लिपि क्या है तो लिपि वर्णों की व्यवस्था है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वर्णों से ही भाषा का निर्माण होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न कह रहा है भाषा का ग्रहण पक्ष है। आपके ऑप्शन है सुनना, पढ़ना, लिखना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भाषा का ग्रहण पक्ष जो है वह होता है सुनना। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न कह रहा है बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है? आपके ऑप्शन है अभिव्यक्ति पक्ष, ग्रहण पक्ष, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बोलना होता है और लिखना होता है वह अभिव्यक्ति पक्ष को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिव्यक्ति पक्ष का मतलब होता है दोस्तों जब आप अपनी बात या विचार दूसरों के समक्ष
प्रकट कर रहे हैं, चाहे वह आप बोल कर रहे हो, चाहे वह लिख कर। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक कारणों में आता है जिसमें विकार होने के कारण बालक में उच्चारण संबंधी अशुद्धियां उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर कौन से शारीरिक कारणों में आता है दोस्तों, कौन सा वह कारण होता है जिससे उच्चारण संबंधी अशुद्धियां उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जीभ, नाक, होठ या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्योंकि दोस्तों शारीरिक कारण में आपका जीभ भी आता है, नाक भी आता है और होठ भी आता है, जिसके कारण उच्चारण संबंधी अशुद्धियां उत्पन्न होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है खेल खेल में, बी कह रहा है वाद विवाद द्वारा, सी कह रहा है चित्रांकन द्वारा और डी कह रहा है निबंध द्वारा। तो साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा जो प्रदान की जाती है दोस्तों, वह की जाती है खेल खेल में। आपका यहाँ पर ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न कह रहा है, हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का साधन है। ए ऑप्शन कह रहा है पाठ्य पुस्तक, बी कह रहा है मानचित्र और सी कह रहा है ब्लैक बोर्ड और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों अगर हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कैसे हिंदी शिक्षण को और प्रभावशाली बनाया जा सकता है, तो वह आपका पाठ्य पुस्तक भी है, मानचित्र भी है और ब्लैक बोर्ड भी हो जाता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। आपके ऑप्शन है गीत, व्याख्या, अभिनय, डी कह रहा है ए तथा सी। तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की जो प्रणाली होती है दोस्तों, वह होती है गीत द्वारा, अभिनय द्वारा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों गीत जो होता है उसमें अभिनय भी होता है और उसमें लयबद्धता भी होती है, इसलिए यहाँ पर कविता शिक्षण की प्रणाली आपका गीत और अभिनय दोनों हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा पढ़ने में पाठ्यपुस्तक है। ए ऑप्शन कह रहा है एक साधन है, बी कह रहा है प्रसाधन है, सी कह रहा है साध्य है और डी कह रहा है असाध्य है। तो भाषा पढ़ने में पाठ्य पुस्तक क्या है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाषा पढ़ने में पाठ्य पुस्तक एक साधन है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, बी कह रहा है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, सी कह रहा है समय व अवधि पर, डी कह रहा है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो दोस्तों अगर उपचारात्मक शिक्षण की बात की जाए तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो यहाँ पर दोस्तों उचित कथन बताना है। हमेशा याद रखिए, अगर प्रश्न पॉजिटिव हो तो आपको पॉजिटिव में उत्तर देना है, अगर निगेटिव हो तो आपको निगेटिव में उत्तर देना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। बी कह रहा है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। सी कह रहा है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। डी कह रहा है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ए ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर भाषिक नियमों की बात की जा रही है, तो यह भी आपका निगेटिव पॉइंट है।
बी कह रहा है केवल, तो यहाँ पर भी आपका निगेटिव है। सी कह रहा है क्रम से ही सीखा जाता है, तो ये भी आपका निगेटिव पॉइंट है। तो आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। 4 कौशल कौन कौन से होते हैं वह भी आपको जानना जरूरी है। 4 कौशल होते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ए ऑप्शन कह रहा है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। बी कह रहा है बच्चों को व्याकरण सिखाना। सी कह रहा है शुद्ध स्वयं भाषा प्रयोग करना। डी कह रहा है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो यहाँ पर दोस्तों एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अगर आप शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आप किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे, तभी बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होगा, बच्चे सीखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न कह रहा है पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। बी कह रहा है चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनते हैं। सी कह रहा है चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। और डी कह रहा है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो दोस्तों जो पाठ में दिया गया चित्र होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है, जिसको कि हम देख नहीं रहे हैं फिर भी हम उसको आसानी से चित्रों के माध्यम से समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है? तो यहाँ पर कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों का मनोरंजन करना। बी कह रहा है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। सी कह रहा है किसी वाक्य को सुनकर उसे दोहराने की क्षमता का विकास करना। और डी कह रहा है बच्चों को अनुशासन में रखना। तो यहाँ पर दोस्तों बच्चों को कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। क्योंकि दोस्तों बच्चों का कल्पना शक्ति का विकास जब आप कहानी सुनाते हैं या उनको कहानी जब सुनाया जाता है तो वो क्या करते हैं, कहानी को रियल मान लेते हैं और उसे अपने लाइफ में यूज किया करते हैं। इसीलिए दोस्तों बच्चों को कल्पना के नायक का नाम दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कह रहा है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर ए ऑप्शन को हम देखेंगे तो ए कह रहा है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। बी कह रहा है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात करना। सी कह रहा है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। और डी कह रहा है ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक स्तर की बात हो रही है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका निगेटिव पूछा गया है प्रश्न, तो आपको निगेटिव में आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी भाषा की कक्षा में प्रायः हिंदी तरभाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि? ए ऑप्शन कह रहा है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा में अंतर होता है। बी कह रहा है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। सी कह रहा है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। और डी कह रहा है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि हिंदी तरभाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा में अंतर होता है। क्योंकि दोस्तों कितने ही बच्चे आपको क्लासरूम में मिल जाते हैं जो जिनके की घर की भाषा अलग होती है और सभी को लेकर हमको
पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न कह रहा है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन है मधुर वाणी, बी कह रहा है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, सी कह रहा है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, डी कह रहा है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो दोस्तों यहाँ पर बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है, तो वह आपका है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। कब कौन सी बात बोलनी है उसका कौशल होना जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कह रहा है एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। प्रतिकूल का अर्थ होता है दोस्तों उल्टा। तो यहाँ पर ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए कह रहा है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, बी कह रहा है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, सी कह रहा है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, और डी कह रहा है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर दोस्तों प्रतिकूल पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कहानी सुनाने से। कहानी सुनाने से क्या होता है। ए ऑप्शन कह रहा है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बी कह रहा है बच्चे प्रसन्न होते हैं, सी कह रहा है बच्चे एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, और डी कह रहा है बच्चे कक्षा में अनुशासित रहते हैं। तो दोस्तों अगर बच्चों को कहानी सुनाया जाता है तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है और चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। आपके ऑप्शन है सुंदर लेख का अभ्यास, बी कह रहा है अपने अनुभवों को लिखना, सी कह रहा है श्रुत लेख, और डी कह रहा है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेहतर विधि क्या होती है, तो वो होती है अपने अनुभवों को लिखना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इससे तर्क शक्ति भी बढ़ती है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। आपके ऑप्शन है बहुभाषिक कक्षा के लिए शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बी कह रहा है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, सी कह रहा है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त कर रखना, और डी कह रहा है भाषा संसाधनों का प्रभाव है। तो दोस्तों एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, तो वह होती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है बच्चों की भाषाएं अलग हो, घर की भाषा दूसरी हो, तो वहाँ पर सभी बच्चों के भाषाओं को ध्यान में रखते हुए सभी को पढ़ाना पड़ता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। यहाँ पर दोस्तों सा होना चाहिए। ए कह रहा है गृह कार्य देना अति आवश्यक है, बी कह रहा है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, सी कह रहा है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए, और डी कह रहा है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो दोस्तों यहाँ पर गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चों को उनकी क्षमताओं और स्तर के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए। बच्चा किस क्लास में है उसी के अनुसार उसको गृह कार्य मिलना चाहिए, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न कह रहा है भाषा है। आपके ऑप्शन है भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती है, बी कह रहा है विद्यालय में ही सीखी जाती है, सी कह रहा है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो डी ऑप्शन कह रहा है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। तो यहाँ पर अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा क्या है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है भाषा की विभिन्न छटाएं, बी कह रहा है अभ्यासों में वैविध्य, सी कह रहा है पाठों की संख्या और डी कह रहा है विषय वस्तु में वैविध्य। तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे जो कम महत्वपूर्ण बिंदु होता है वह होता है पाठों की संख्या। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। आपके ऑप्शन है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, बी कह रहा है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, सी कह रहा है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है और डी कह रहा है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। तो दोस्तों जब एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है तो वह क्या करता है, वह संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और लास्ट प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। यहाँ पर ये ऑप्शन कह रहा है केवल कहानियाँ तथा कविताएं, बी कह रहा है विदेशी साहित्य की रचनाएं, सी कह रहा है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, डी कह रहा है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर ही आधारित हो। तो दोस्तों यहाँ पर प्राथमिक स्तर की भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। आज की वीडियो में बस यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।